हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा पॉलीमर्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है बेटा सीयूटी में। वन शॉट में हम कवर करेंगे पूरा। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो समराइज ही करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने का भी, बस आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। तो जल्दी से आप रिवाइज करेंगे इसको और हम जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, सेम वही पैटर्न रखेंगे जो हम अभी तक करते आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पॉलीमर होता क्या है। थ्योरी पूरी मिल जाएगी आपको, थ्योरी में टेंशन मत लेना, पीडीएफ में पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अगर किसी को पीडीएफ से पढ़ना है तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पॉलीमर होता क्या है हमारे पास। द टर्म पॉलीमर डिफाइंस ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, है ना, जिनका जो मास होता है बहुत हाई होता है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यू, ठीक है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यू यूनिफाइड मास या एएमयू भी आ सकता है, ठीक है। और पॉलीमर क्या होता है हमारे पास, जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट है उनसे हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है जिससे पॉलीमर बन रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जिन यूनिट से ये बने हैं, बहुत सारी यूनिट्स मिलके जो बन रही है, तो वो बहुत सारी जो यूनिट है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमर यूनिट्स, है ना। तो क्या दे रखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल दे रखा है हमारे पास पॉलीथीन, तो आप नेम से ही बता सकते हो पॉलीथीन मतलब क्या है, इथीन का पॉलीमर है, ठीक है। सिमिलरली नाइलॉन 66 और एक्सेट्रा, नाइलॉन 6, ये सारे हम देखेंगे कि इसके मोनोमर यूनिट्स क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन अलग अलग कैटेगराइज किए हुए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैटेगराइज किए हुए हैं कि सोर्स है कि कौन कौन से हैं भाई, नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक है, इस टाइप से। तो वो सारी चीजें आएंगी कि हमारे पास मैकेनिज्म के बेसिस पर कौन कौन से बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मोस्टली जो आते हैं क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं ना। तो होमोपॉलीमर, होमो मतलब नेम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या होंगी, जो मोनोमर यूनिट होंगी वो क्या होंगी, सेम होनी चाहिए, एक ही टाइप की होनी चाहिए। वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, ओनली वन टाइप के ही मोनोमर होने चाहिए। जैसे हम बात करें CF2, CF2 ये हमारे पास आ गया। तो इसकी अगर हम n यूनिट लेते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं हमारे पास, तो इससे जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बनेंगे हम, होमोपॉलीमर, जिसको टेफ्लॉन भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, टेफ्लॉन। ये आ गया हमारे पास और इसकी n यूनिट्स ऐसे ही चलती जाएंगी, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, टेफ्लॉन है। दूसरा हमारे पास कोपॉलीमर, नेम से पता चल रहा है कोपॉलीमर मतलब जिसमें मोनोमर यूनिट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। होमो मतलब एक ही टाइप की, कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, एक से ज्यादा टाइप की हमारे पास मोनोमर यूनिट होनी चाहिए। एक से ज्यादा टाइप की क्या होनी चाहिए, मोनोमर यूनिट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारे पास आ गया ब्यूना एस। ब्यूना एस है, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट्स होती है। और क्या हो गया हमारे पास, नाइलॉन 66, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास क्या होती है, जो यूनिट्स होंगी मोनोमर यूनिट्स वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी। ब्यूना एस में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ब्यूना एस में होता है स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। नाइलॉन 66 में क्या होता है हमारे पास, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स के बेसिस पर हमारे पास कौन कौन सा पॉलीमर हो सकते हैं, किस किस टाइप के पॉलीमर हो सकते हैं। तो सोर्स के बेसिस पे एक तो नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक और एक सिंथेटिक। नेम से पता चल रहा है नेचुरल जो नेचर से मिल रहे, नेचुरली मिल रहे। सेमी सिंथेटिक जो नेचुरल सोर्स से जो मिल रहे हैं, हम उनसे अगर उनको सिंथेटिक कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, ठीक है। और सिंथेटिक मतलब जिनको हम बना ही रहे हैं पूरा मैन मेड। तो देखते हैं पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट से जो हमें मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। नेम से ही पता चल जाएगा, देखो जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, रबर वगैरह, रेजिन्स वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास, नेचुरल है। दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या होगा, पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। किससे बनाएंगे बेटा, नेचुरल पॉलीमर, मतलब बना भी रहे हैं बट किससे, नेचुरल वाले से, इसलिए सेमी सिंथेटिक है ना। सिंथेसिस भी कर रहे हैं बट कहां से कर रहे हैं, नेचुरल वाले से कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, सेमी सिंथेटिक।
एग्जाम्पल में अगर हम बात करें सेल्यूलोज एसीटेट जिसको रेयोन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, पूछा जा सकता है ना। सेल्यूलोज नाइट्रेट तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट हो या सेल्यूलोज नाइट्रेट हो, हमारे पास कौन सा है, सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक के अगर एग्जाम्पल आएंगे तो यही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जिनको नेचुरल पॉलीमर से बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक क्या होगा, मैन मेड जो पॉलीमर होते हैं उनको अपन बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो कौन कौन से है, पॉलीथीन हो गया इथीन से, सिंथेटिक फाइब्रस, नाइलॉन 66 हो गया हमारे पास, और रबर जिसमें क्या आता है, ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस की हम बात करेंगे, बताया था 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है क्या होती है बेटा, 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब किसके बात करेंगे हम, अभी सोर्स से देख लिया, अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर से कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है लीनियर पॉलीमर। नेम से ही पता चल रहा है, मतलब वो पॉलीमर जो कैसे होंगे, लीनियर होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे। तो दीज पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। लीनियर है मतलब क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। लॉन्ग तो रहेगी, अगर पॉलीमर है तो लॉन्ग तो रहेगी ना भाई, अगर पॉलीमर है तो बहुत सारे यूनिट्स आएंगे तो अपने आप से लॉन्ग हो जाएगी। एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। अगर हम इसकी बात करें तो विनाइल क्लोराइड, इधर से देखो हमारे पास पॉली तो पॉलीमर के लिए लगा है, विनाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल क्लोराइड है तो इधर क्या आ जाएगा Cl। इसकी N यूनिट लेनी है आपको, और क्या करना है पॉलीमराइजेशन के लिए, सिंपल डबल बॉन्ड है ओपन कर दो, तो डबल बॉन्ड को अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2, और ये आ गया हमारे पास CH, ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन को रहने दो, और ये क्या आ गया हमारे पास N यूनिट्स। तो ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, PVC। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये होमोपॉलीमर है, बिकॉज इसमें मोनोमर यूनिट सेम ही टाइप की है। कौन सी, विनाइल क्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर। दीज पॉलीमर्स कंटेन्स लीनियर चेन तो होंगी, बट सम ब्रांच, कुछ ब्रांचिंग रहेगी हमारे पास। एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। याद रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब जो क्या रहेंगी, स्ट्रेट चेन रहेगी। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या रहेगा हमारे पास, ब्रांचिंग रहेगी। बात समझ में आ गया। तो लो डेंसिटी जहां पर ब्रांचिंग आ जाएगी तो डेंसिटी थोड़ी लो हो जाएगी, ठीक है, और जो स्ट्रेट रहेंगी वहां पर डेंसिटी हाई रहेगी। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। ये पूछा जा सकता है कि क्रॉस लिंक, देखो जो हमारे पास स्ट्रेट और ये क्रॉस लिंक ब्रांच वाला दे रखा है, इसमें से चांसेस जो ज्यादा पूछने के होते हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाला एग्जांपल दे सकता है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट और मेलेमाइन, सभी एग्जाम्स में पूछे हुए, सभी में, तो ये पता होना चाहिए पक्के से। ठीक है, तो क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम, ये इनकी प्रॉपर्टी है, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर होगा हमारे पास, मान लो एक पॉलीमर इधर हो गया लीनियर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये हो गया, तो इनमें हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया। बेकेलाइट हम बात करेंगे क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे पास स्विच वगैरह होते हैं, अभी दिख नहीं रहे वैसे, ठीक है, स्विच वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं बेटा, बेकेलाइट के बने होते हैं। कुकर का जो हैंडल है उस पर जो प्लास्टिक वगैरह होता है किसका बना होता है, बेकेलाइट का होता है। क्लियर है, तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं बेटा, आप देखोगे कि एग्जाम में दिख सकते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, की पॉलीमराइजेशन जो हम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैन मेड है, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन है, तो जो पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं वो किस किस टाइप का पॉलीमराइजेशन हो सकता है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, सिंपल है, ऐड होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे बेटा, ऐड होते जाएंगे। तो क्या दे रखा है, द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन यूनिट्स। क्या हो गया बेटा, रिपीटेड एडिशन ऑफ
मोनोमर मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एडिशन पॉलीमर होंगे उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ही हमारे पास वो चेन आगे चलती रहती है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास पॉलीथीन, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास देखो पॉलीथीन क्या होता है, ये है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने N यूनिट ली, पॉलीमराइजेशन कराया, पॉलीमराइजेशन के बाद क्या मिल जाएगा बेटा, इस डबल बॉन्ड को ओपन कर देना है, ये आ गया हमारे पास H H H H, ये हो गया। अब इस डबल बॉन्ड को जब आप ओपन करोगे तो इधर ये गया, इधर ये गया, ठीक है, और ये ऐसे ही यूनिट्स ऐड होती जाएंगी, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एडिशन। एक यूनिट और आएगी, एन की वैल्यू 2 मान लो इधर कर देंगे, 3 4 5, वैसे एन की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, 1 2 3 नहीं होंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। ब्यूनाइस के लिए मैंने बता दिया आपको क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरिन, इन दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि 1,3 ब्यूटाडाइन कॉमन है, बट एन एक्राइलोनाइट्राइल, ऐसे याद रख सकते हो आप, एन में क्या आ जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल, एन मतलब नाइट्राइल और एस मतलब स्टाइरिन, इस तरीके से याद रख सकते हो। बिल्कुल मोनोमर यूनिट पूछे तो डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए, एकदम जन्नाटेदार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास बेटा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब यह है कि जब हमारे पास कोई भी मोनोमर यूनिट, जो मोनोमर यूनिट जिनसे मिलके ये कंडेंसेशन पॉलीमर बने हैं, वो जब कंडेंसेशन होगा तो स्मॉल ग्रुप्स, जैसे हमारे पास H2O हो गया या फिर एल्कोहल वगैरह हो गया, अमोनिया वगैरह हो गए, ऐसे स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन होगा जब हम कंडेंसेशन करते हैं। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था तो उधर क्या हो रहा था, H2O रिमूव हो रहा था, सेम चीजें इधर भी होंगी हमारे पास। तो क्या दे रखा है, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड condensation reactions between two different bifunctional और trifunctional monomeric units। क्या होगा, बाईफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल होना जरूरी है कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए। एडिशन पॉलीमर के लिए क्या होना जरूरी है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। बट अगर हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, तो इसमें या कंडेंसेशन पॉलीमर्स में बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स, मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इसमें हमारे पास आती है कि इन दीज पॉलीमराइजेशन द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो आपको बताया था, जैसे क्या हो गया हमारे पास, वाटर हो गया, एल्कोहल, HCl वगैरह, इनका एलिमिनेशन होगा। टेरिलीन डेक्रोन, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है हमारे पास क्या होती है बेटा, अभी आगे पढ़ेंगे हम वैसे, बट मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है हमारे पास, टरथेलिक एसिड, क्या होता है, टरथेलिक एसिड क्या होता है, COOH, डेक्रोन नेम है इसका दूसरा ना, और प्लस क्या होती है इसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, ये है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नाइलॉन 66 के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको किस तरीके से याद रख सकते हो आप, नाइलॉन 66 को याद रख सकते हो, 2 का 6 है, इसका मतलब ऐसे यूनिट्स होंगे, इसकी 2 मोनोमर यूनिट ऐसी होती है जिनमें 6 कार्बन होते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो क्या है हमारे पास, CH2 COOH और क्या आ जाएगा, COH, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन, तो हेक्सामिथाइलिन में CH2 आगे 6 और देन आगे NH2। तो कंडेंसेशन कैसा होगा हमारे पास, इधर से H2O का एलिमिनेशन होगा, इस वाले 2 ग्रुप है इनमें से क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और यूनिट्स ऐड होती जाएंगी, ठीक है। नाइलॉन 6 की अगर बात करोगे आप, तो नाइलॉन 6 किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम, किससे बनता है बेटा, कैप्रोलैक्टम, ये भी होमोपॉलीमर है, क्या है, होमोपॉलीमर। कैप्रोलैक्टम होता क्या है हमारे पास, 6 कार्बन होते हैं, C डबल बॉन्ड O, 6 कार्बन लगाएंगे, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और इधर आ जाएगा NH, ये होता है हमारे पास कैप्रोलैक्टम। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें अगर कंडेंसेशन की हम बात करें तो मैं आपको एक बता देता हूं सिर्फ, कंडेंसेशन किस तरीके से हो रखा है। जैसे हम किसकी बात करें, नाइलॉन 66 की बात करते हैं, नाइलॉन 66 की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एडिपिक एसिड CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, इधर क्या आ गया, C
डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। n यूनिट्स इसके लिए प्लस n यूनिट्स हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, तो ये आ गया हमारे पास NH2 H NH CH2 कितने हैं हमारे पास 6 और इधर आ गया NH2, ठीक है। इनके दोनों के ही कितने लिए n यूनिट लिए जो इधर लगा दिया, क्लियर है। अब होगा क्या हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स का एलिमिनेशन, तो ये हमारे पास H2 इधर से एलिमिनेट हो जाएगा, तो कंडेंसेशन ये हो रहा हमारे पास, क्लियर है। सेम इधर अब नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा आएगा हमारे पास, ये तो उसका OH जाएगा, तो अगर हम पॉलीमराइजेशन जब कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इधर से -H2O और जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, देखो हमारे पास क्या बन रहा है, इधर से OH रहेगा नहीं तो इधर मैं बोलूंगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देन क्या है CH2 C डबल बॉन्ड O, देन आ गया हमारे पास NH C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ गया NH, फिर क्या है हमारे पास CH2 कितने 6 और फिर क्या आएगा हमारे पास NH और ये आ गया हमारे पास N, ये है हमारे पास नाइलॉन 6, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि जो हमारे पास पॉलीमर है उनमें कौन किस टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेज लग रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स में किस टाइप के फोर्सेज है, किसमें वीक है किसमें स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पर। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इलास्टोमर्स, क्या दे रखा है, these are rubber like solids with elastic properties, in these elastomeric polymers the polymeric chains are held together by weakest intermolecular forces, मतलब वॉन्डरवाल फोर्स आ जाएंगे, है ना। वॉन्डरवाल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल तो स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा, ठीक है। नॉन पोलर में जो हमारे पास लगता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेज परमिट द पॉलीमर्स टू बी स्ट्रेच, क्योंकि हमारे पास अब अगर मान लो कि ये कोई दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये इधर नहीं जाएंगे, बट अगर वीक बॉन्ड है तो ये इधर जा सकते हैं, ना, स्ट्रेच इनको कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारे पास कि ए फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन्स, ये मान लो हमारे पास चेन है तो इनके बीच में थोड़ा क्या करते हैं हम, क्रॉस लिंक कर देते हैं। उसका रीजन क्या है हमारे पास, विच हेल्प्स द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स इज रिलीज, ठीक है। जो फोर्स हमने लगाया स्ट्रेच हुआ, अब वापिस से अगर इधर नहीं आए तो हमारे उतने यूजफुल नहीं रहेंगे, तो क्रॉस लिंकिंग करने का यही फायदा होता है कि वापिस से रिट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी को हम वल्कनाइजेशन भी बोलते हैं, जो रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं वो यही होता है, ठीक है। एग्जांपल्स हमारे पास दे रखे हैं बेटा, क्या क्या दे रखे हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास किसके हैं, इलास्टोमर्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइब्रस, इसमें क्या होता है हमारे पास, फाइब्रस आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी बेटा हमारे पास, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस, ठीक है। These characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास अभी कौन सा था, इधर हमारे पास हमने पढ़ा अभी इलास्टोमर्स, इसमें वीक फोर्सेज है बहुत, इसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स आए किस पर, हम वॉन्डरवाल हाइड्रोजन पर, अभी इससे भी स्ट्रॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके अगर एग्जांपल देखें तो पॉली एमाइड, क्योंकि एमाइड बॉन्ड होता है, हमने देखा है C डबल बॉन्ड O, NH बॉन्ड हमने देखा है अभी, ठीक है, नाइलॉन 6 में। तो ये आ गया हमारे पास पॉलीएस्टर्स जैसे टेरिलीन वगैरह हो गए एक्सेट्रा, ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, फाइब्रस के। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, कौन सा आ गया बेटा, थर्ड है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक, क्या दे रखा है, दीज पॉलीमर्स पजेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइब्रस, इनमें जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उसमें हमारे पास अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो क्या होता है हमारे पास, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर यह ऑर्डर आ सकता है, क्या रहेगा, फाइब्रस, ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास थर्मोप्लास्टिक, एंड वीक कौन सा है, सबसे वीकेस्ट है हमारे पास इलास्टोमर्स, ठीक है। और इलास्टोमर्स को वापस से रिट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, ब्रांचिंग कर देते हैं, वल्कनाइजेशन कर देते हैं ना।
ठीक है, इसके बाद है दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ये पॉइंट है हमारे पास कि जब आप उनको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और हार्ड करोगे तो मतलब सॉरी कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा। जैसे हमारे पास प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह होता है तो आप देखते हो जब वो हीट रहता है तो वो कैसा रहता है, सॉफ्ट, बट जैसे ही वो कूल होगा तो वो प्लास्टिक टाइट सा हो जाता है ना, बहुत सॉलिड सा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है ना, तो कूल करने पर क्या हो जाता है, सॉलिड। एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया एंड पॉलीविनाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्या दे रखा है, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक और heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross linking in modulus and again became infusible। इनको वापस से रीयूज नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास जो स्विच वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच वगैरह होते हैं, वो अगर मान लो जल जाए तो वो खराब हो जाता है ना, वापस से रीयूज थोड़ी ना कर सकते हैं, उसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते। तो इसके हमारे पास एग्जांपल आ गए, बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये सारी चीजें क्लियर है बेटा, बेकेलाइट हो गया और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास दो टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है मेनली जो हमने बात की है, कौन कौन सी, एडिशन और कंडेंसेशन। तो एक है हमारे पास एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन और चेन ग्रोथ, और दूसरी हमारे पास कौन सी आएगी बेटा, कंडेंसेशन। तो ये आ गया एडिशन और चेन ग्रोथ, दूसरा हमारे पास कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब मैकेनिज्म हम इधर नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना मेरे हिसाब से नीड है नहीं, ठीक है। अब आता है हमारे पास सबसे पहले एडिशन और पॉलीमराइजेशन। एडिशन, पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम, देखो अगर आपको याद हो जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने बताया था कि एडिशन पॉलीमर अगर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर हो रहा है, दैट मींस उधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। बात समझ में आ रही है। और अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो उधर बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, मतलब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स का होना है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर, ठीक है, सेम मोनोमर मतलब होमोपॉलीमर, डिफरेंट मतलब कोपॉलीमर, एड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल फॉर्म ए पॉलीमर्स। द मोनोमर्स यूज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो मोनोमर होंगे वो कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बोला ना अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। These mode of polymerization lead to an increase in chain length, चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और चेन की क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी। क्लियर है। अब ये कैसे बनते हैं, इसकी मैकेनिज्म आयोनिक भी हो सकती है, रेडिकल भी हो सकती है। अपने वैसे जनरली रेडिकल दे रखी है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, बट अपन अभी वो चीज पढ़ेंगे नहीं, ठीक है बेटा। तो मैकेनिज्म का अगर आपसे टाइप पूछे कि जो चेन ग्रोथ है वो हमारे पास आयोनिक मैकेनिज्म से होगी, रेडिकल से होगी या बोथ, तो दोनों आएगा हमारे पास, बोथ। चेन ग्रोथ भी मतलब रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है और आयोनिक भी हो सकती है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें हमारे पास कि कौन कौन से एडिशन पॉलीमर्स है, सबसे पहला आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन में अपन ने बताया था कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर आपको याद हो तो अभी अपन ने पढ़ा था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, हमारे पास लीनियर होती है, और लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, हमारे पास ब्रांच्ड, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसी होती है, ब्रांच होती है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसी होती है, हमारे पास लीनियर होती है। देखो अब लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000, ये याद करने की जरूरत नहीं डेटा, 1000 to 2000 atm, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, और टेम्परेचर कितना है 350 to 570 केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ डाई ऑक्सीजन और परऑक्साइड इनिशिएटर। ये मैकेनिज्म के लिए रेडिकल मैकेनिज्म कर रहे अपन। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है। इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन, क्योंकि अगर हमारे पास किसका काम कर रहा है बेटा, ये
लो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए अब क्या करते हैं, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते होंगे घर पर कई बार टेप वगैरह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को फाड़ा और लगा दिया केबल वगैरह पर, अगर कहीं से हमने कनेक्ट किया। गांव वगैरह में किया जाता है अभी भी, है ना। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सिक्वेज बॉटल्स टॉयज, ये इसके एप्लीकेशंस वगैरह दे रखे हैं तो देख लेना, है ना। ये हमारे पास क्या है बेटा, इसके यूजेज। नेक्स्ट है हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन ए हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज। ये हमारे पास पूछा जा सकता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हमारे पास कौन सा यूज किया जाता है, कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राई इथाइलिन या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, मतलब क्या हो गया, Al, ये पढ़ा होगा आपने, ये आपने उधर भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डी ब्लॉक में भी। Al का होल थ्राइस प्लस TiCl4, ये होता है हमारे पास जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ठीक है। जनरली इधर काफी बार Al होल थ्राइस ना लिखे Alr3 भी लिख दिया जाता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास, अगर ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा सा अगर रखना है तो, अगर हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो प्रेशर कम होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन है तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, उल्टा है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स HDP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड हैज ए हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। क्या दे रखा है, लीनियर मॉलिक्यूल्स। बताया था आपको, अगर हाई डेंसिटी है तो लीनियर और लो डेंसिटी है तो हमारे पास ब्रांचिंग रहती है। इट इज ऑल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ एंड हार्ड। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स वगैरह के लिए करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये उसके कंपेयर में क्या है, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेफ्लॉन। क्या है बेटा, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है हमारे पास, इट इज केमिकली इनर्ट। पॉलीथीन के बाद में हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है, पॉलीटेट्राफ्लोराइड, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं भाई। पॉलीथीन हो गया, दूसरा हमारे पास एग्जांपल क्या है, टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोराइड, फ्लोरोइथीन, क्या बताया था, ये देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो 2 कार्बन है, इथीन डबल बॉन्ड है और 4 फ्लोरीन है, तो क्या हो गए, पॉलीटेट्रा, मतलब टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, जिसका दूसरा नेम क्या है बेटा, टेफ्लॉन। क्या दे रखा है, इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स। इट इज यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, गैसकेट वगैरह के लिए यूज में किया जाता है, ठीक है। नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, जो मतलब अपने होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ नॉन स्टिक तवा वगैरह आता है ना बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह, गरम सैंडविच वगैरह उसी पर बनाते हैं ना, तो उसके लिए कौन यूज होता है, टेफ्लॉन। वो देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये टेफ्लॉन का बना हुआ है, क्लियर है। ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है बेटा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, पॉलीमराइजेशन कर देंगे। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या दे रखा है हमारे पास, द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट। सिंपल ही हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक है। तो अगर आपको इसका पॉलीमराइजेशन करना है तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसकी N यूनिट लेंगे, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ओपन कर दो, CH2 CH, ये आ गया हमारे पास CN और ये आ गया N, ये हो गया हमारे पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको PAN, ठीक है। PVC भी होता है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल क्या है, PAN है, ठीक है, पेन, ठीक है ना भाई। चलो अब आता है हमारे पास कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या दे रखा है हमारे पास, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की जो स्टेप हो रहा है उसका ग्रोथ होता चल रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व कंडेंसेशन, रिपीटेटिव कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की बात कर रहे तो रिपीटेटिव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स का होना जरूरी है, बिटवीन 2 बाई फंक्शनल मोनोमर, जरूरी नहीं बाई फंक्शनल ही हो, बट जनरली यूज में बाई फंक्शनल बोला जाता है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास एग्जांपल हमने देखा है इसका नाइलॉन 66 है, उसमें हमारे पास एसिड और एमाइन ग्रुप है ना। द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन ए बाई फंक्शनल ग्रुप। जो एक स्टेप हो रहा है हमारे पास, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका वापिस से वो क्या हुआ, बाई फंक्शनल ग्रुप है, वो फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट, ऐसे ही एक जो स्टेप हुआ है कंडेंसेशन में वो वापिस से रिपीटेटिव होगा। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं आपको, वैसे आप समझ गए होंगे बट फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये जो हमारे पास है ये एक स्टेप हुआ, तो अब ये हमारे पास क्या है, बाई फंक्शनल है, अब इसमें वापस से रिपीट होते जाएंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें अगर हम देखें, सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूसेस ए डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज स्पीसीज एंड इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ ईच अदर, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉलीएमाइड्स। इसमें हम अगर बात करें तो कौन कौन से पॉलीएमाइड्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं अब अपन, क्या पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन। लीनियर में सॉरी एडिशन में कौन कौन से पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े, पॉलीथीन, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड सॉरी टेफ्लॉन जिसको हमने बोला, टेट्राफ्लोरोइथीन, और उसके बाद क्या पढ़ा, PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में अगर हमारे पास फर्स्ट आता है पॉलीएमाइड, क्या दे रखा है पॉलीएमाइड में, दीज पॉलीमर्स, इसमें क्या होगा, एमाइड लिंकेज होगा, क्या होगा बेटा, एमाइड लिंकेज, ठीक है, COONH, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन 66 बता चुका हूं ऑलरेडी, नाइलॉन 66 इज यूज इन मेकिंग सीट्स, ब्रशेज वगैरह एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मोनोमर बता चुके हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास नाइलॉन 6, इसका भी मोनोमर बता चुका हूं, कैप्रोलैक्टम बता चुके हैं अपन, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। नाइलॉन 6 इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर वगैरह, फैब्रिक्स एंड रोप्स वगैरह। एप्लीकेशन तो बेटा याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीएस्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलीएस्टर। पहला क्या था हमारे पास, पहला है हमारे पास पॉलीएमाइड, नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या दे रखा है, दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाइऑल। डाइऑल मतलब एल्कोहल, ये क्या है हमारे पास, डाई मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एल्कोहल। और डाई पॉलीमर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 COH ग्रुप। इसका हमने एग्जांपल दिया था, कौन सा था, ये रहा हमारे पास, टरथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, ठीक है। डेक्रोन के लिए यूज में किया जाता है। डेक्रोन और टेरिलीन इज द बेस्ट नॉन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, पूछा जा सकता है। 3 से 4 चीज अभी तक बताइए, पूछी जा सकती है बेटा, बिल्कुल उनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। डेक्रोन फाइब्रस इज क्रीज रेजिस्टेंट एंड इज यूज इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइब्रस। ये बेटा याद करने वाली चीज है, ये तो आप ही को याद रखनी है, बट इसकी मोनोमर यूनिट पूछी जा सकती है। इससे क्या बनता है हमारे पास, टेरिलीन, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट पूछी जा सकती है, पता होनी चाहिए, टरथेलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे पहले इंपॉर्टेंट बताए थे उसी में है, ये बताया था, ठीक है, एग्जांपल के लिए बताया था मैंने कि पूछा जा सकता है। क्रॉस लिंक वाले में फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, जिसमें क्या बनता है हमारे पास, बेकेलाइट बनता है, या फिर इसके और पॉलीमर भी बनते हैं हमारे पास। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। These are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस होती जाती है। मैकेनिज्म हमने इस टाइप की उसमें पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। OH है, इधर हमारे पास HCHO आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का, तो इस पर अटैक होगा, ठीक है, और तो पैरा पर, और क्रॉस लिंकिंग होती जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और बेस। एसिड और बेस के प्रेजेंस में, अगर एसिड हुआ इधर अटैक कर देगा, बेस हुआ तो इस पर
ये मतलब किसका काम करेगा, O माइनस, और देन इधर से अटैक, मतलब मैकेनिज्म वगैरह की तो अभी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। द इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी ए लीनियर प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, नोवोलेक, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनिशियल प्रोडक्ट है हो जो हमारे पास बेकेलाइट फॉर्मेशन के लिए इनिशियल प्रोडक्ट होता है, वो कैसा होता है और क्या होता है, क्या होता है बेटा, नोवोलेक होता है और वो लीनियर होता है। बट फाइनल हमारे पास जो बेकेलाइट है वो क्रॉस लिंक होता है, क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है। मेकिंग, इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, कॉम किस किस से, मतलब एग्जाम्पल नहीं सॉरी, एप्लीकेशन वगैरह क्या क्या बनता है हमारे पास, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो मैंने आपको बताया था, और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, मतलब जहां पर टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होता है, जैसे अपना कुकर हो गया है ना, उसके लिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, तो ये किसका होगा, मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर होगा। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये तो मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, पता ही है, नेम बता रखा है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड, तो मोनोमर क्या होंगे, मेलेमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड होंगे, ठीक है। अनब्रेकेबल क्रॉकरी वगैरह के लिए यूज में किया जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास बेटा नेचुरल रबर्स वगैरह पढ़ने, अब हमें क्या पढ़ने हैं, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर क्या होते हैं हमारे पास, रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पजेज इलास्टिक प्रॉपर्टीज, रबर है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स विच इज, ठीक है, ये मतलब हमारे पास दे रखा है। नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल रबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है। नेचुरल रबर में बी कंसिडर्ड एज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, क्या है बेटा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन बनाओ, 1 2 3 4, तो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और इस पर 2 पर क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, किधर भी लगा दो, इधर लगाओ चाहे इधर, ये है हमारे पास आइसोप्रीन, ठीक है। वैलेंसी वगैरह कंप्लीट कर ले जाते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास N है, और जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड ओपन होता है, तो अभी भी वही करेंगे, इधर हमने ये बॉन्ड ओपन किया, इधर देखो ये बॉन्ड ओपन किया C, डबल बॉन्ड ओपन किया, इधर सिंगल बॉन्ड आया, इधर ये सिंगल रहा। अब एक बॉन्ड इधर ओपन करेंगे, इधर गया, एक इधर आएगा, तो इधर एक तो पहले से बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो सिंगल, भाई पहले से हमारे पास देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसमें से हमने ये डबल बॉन्ड जब ओपन किया तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, सिमिलरली इसके लिए इधर इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जब पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो मोनोमर में तो 1,3 पर डबल बॉन्ड है, बट जब पॉलीमर हमारे पास बन रहा है तो उसमें हमारे पास सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी हमारे पास मिथाइल है। और अब हम इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है इधर, तो सिस फॉर्म बनती है, क्या बनती है बेटा, सिस, ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ध्यान रखना हमारे पास क्या है बेटा, सिस बनता है इधर, ये सिस फॉर्म बनेगी इधर, चलता जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नेचुरल रबर में से जो पूछा जाएगा इन 2 लाइन पर पूछे जाने की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, the cis polyisoprene molecule consist of various chains held together by weak van der Waals forces, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं इधर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो सकती है कि इसमें, बताओ, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। वॉल इंटरेक्शंस, van der Waals इंटरेक्शंस एंड हैज ए कोइल्ड स्ट्रक्चर, कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। इट कैन बी स्ट्रेच लाइक ए स्प्रिंग एंड एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, जैसे स्प्रिंग को खींच सकते हैं ऐसे हमारे पास इसको भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। इसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, आपको पता ही है, तो इसमें हमारे पास दे रखा है, ये चीजें पढ़ लेना बेटा थोड़ा सा। वल्कनाइजेशन के लिए नेचुरल रबर कहानी है, आपको लिखना है, किसके लिए किया जाता है वो देख लो, टू इंप्रूव अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वल्कनाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बता रखा है कि क्या क्या किया जाता है वल्कनाइजेशन में, ठीक है।
ये हमारे पास दे रखा है 5% सल्फर इज यूज्ड एज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट। क्रॉस लिंकिंग करते हैं, पहले लीनियर होता है तो क्रॉस लिंकिंग के लिए हम सल्फर वगैरह कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो हमारे पास इधर सल्फर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक रबर। अभी कौन सा था, नेचुरल। सिंथेटिक रबर के अगर आपको एग्जांपल याद हो तो दो बताए थे, दो भाई थे, कौन कौन से, एक था ब्यूना एस, एक था ब्यूना एन। क्या बताया था, 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन है। एस मतलब स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या होता है, बेंजीन को CH डबल बॉन्ड CH2, और एक्राइलोनाइट्राइल इसमें आ जाएगा। एक्राइलोनाइट्राइल भी मैं बता चुका हूं क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। और इसके अलावा कॉमन जो है दोनों में वो क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन। ये आ गया हमारे पास, ये तो रहेगा ही दोनों में। ठीक है, इसके लिए स्टाइरिन, उसके लिए एक्राइलोनाइट्राइल। तो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर्स विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, लेंथ डबल तक स्ट्रेच हो जाएगा। हाउएवर इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे हम फोर्स हटाएंगे, एक्सटर्नल जो भी स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया है उसको जैसे ही हटाएंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नियोप्रीन। इसके अगर एग्जांपल देखें सिंथेटिक के तो हमारे पास क्या है, नियोप्रीन। नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। किससे कराते हैं बेटा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये दे रखा है, बेल्ट वगैरह, गैस्केट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। लास्ट है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, क्योंकि देखो जितने भी हमारे पास पॉलीमर होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये वो है जो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे पॉलीमर होने चाहिए हमारे पास जो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाए, जिससे कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, PHBV। PHBV की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, याद रखना। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपोलिमराइजेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड क्या होगा, ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास OH, COH आ गया, 3 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3, नंबरिंग इधर से होगी, ये आ गया हमारे पास OH। दूसरा क्या दे रखा है, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5, तो पेंटेनोइक एसिड ये आ गया OH, और इधर क्या आ जाएगा, 3 है तो OH। ये इसके मोनोमर से पूछा जा सकता है। PHBV का जो मोनोमर है वो क्या है, 4 और 5 कार्बन के हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों पर OH थर्ड कार्बन पर ही लगेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, ये अपन ने बता रखा है। ठीक है, किस किस का है, इसके मोनोमर याद है कर लेना, ग्लाइसिन और क्या है हमारे पास, एमाइनो कैप्रोइक एसिड, ये भी इसके मोनोमर इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके मोनोमर पूछे जा सकते हैं। क्या क्या है हमारे पास, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के ग्लाइसिन, और दूसरा क्या है हमारे पास, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। कैसे याद रखोगे बेटा, देखो नाइलॉन 2 मतलब 2 कार्बन, जैसे हमारे पास नाइलॉन 6 था, उसमें जो मोनोमर थे दोनों में कितने थे, 6 कार्बन थे। इधर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, एक में 2 कार्बन, एक में 6 कार्बन, इसमें हमारे पास कितने कार्बन, 2, इसमें हमारे पास कितने कार्बन, 6 कार्बन, CH2 COH आ गया। क्लियर है बेटा। लास्ट में आपको टेबल दे रखी है हमारे पास, ये याद रख सकते हो आप बेटा, एनसीईआरटी की ही टेबल है, एक बार इसको कर लेना, समराइज हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हमारे पास, सबसे पहला, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स इज इन द रेंज ऑफ, क्या बताया था, 10⁻³ से 10⁻7 AMU और U। तो ये तो रॉन्ग है, ये सही हो जाएगा B। क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, टू विच कैटेगरी ऑफ पॉलीमर सेल्यूलोज डेरिवेटिव बिलोंग टू, क्या दे रखा है हमारे, सेल्यूलोज, याद है सेल्यूलोज नाइट्रेट किसमें था सर, सेमी सिंथेटिक में। किसमें था बेटा, सेमी सिंथेटिक, बताया था ना मैंने, सेल्यूलोज आते ही सेमी सिंथेटिक, दो पढ़े थे हमने, सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट, दोनों पढ़े थे, दोनों किसमें आते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है ब्यूना एस इज ए, ब्यूना एस क्या थे, सिंथेटिक रबर थे, ब्यूना एस और ब्यूना एन क्या थे हमारे पास, सिंथेटिक रबर।
तो नेचुरल पॉलीमर रॉन्ग, सिंथेटिक पॉलीमर बिल्कुल सही है, सिंथेटिक रबर है तो सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक में नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास। तो अगर आपको चीजें आती है तो बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं आती है तो फिर नहीं कर पाओगे। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्या था हमारे पास? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या है? लीनियर पॉलीमर बनेगा इससे। क्या बनेगा? लीनियर पॉलीमर। यही दे रखा है हमारे पास, लीनियर है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक है, तो कैसा है बेटा? लीनियर पॉलीमर। अगर आती है चीजें तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बताओ, ये तो क्या ही पूछ रखा है। एच, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDP? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये है क्या? नहीं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन था। और इसमें क्या था हमारे पास? जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसमें प्रेशर हम क्या रखते हैं? लो प्रेशर। उल्टा बताया था मैं, 6 से 7 ATM है ना, लो प्रेशर रखते हैं। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो क्या होती है? लीनियर होते हैं। और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन थे उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और ब्रांच थे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देख, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास इसका? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बी हो गया ना, ऐसे ही घुमा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है बेटा हमारे पास? पॉलीमर्स कंटेनिंग लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांच। पॉलीमर्स कंटेनिंग लीनियर चेन तो है ही, बट सम ब्रांचेज आर नोन एज नेटवर्क पॉलीमर। 3D, ये तो बैकलाइट वगैरह वो हो ही नहीं सकते। लीनियर, ये भी नहीं है। क्रॉस लिंक नहीं, क्रॉस लिंकिंग नहीं। कौन सा होगा? ब्रांच बोलेंगे। अगर लीनियर है और कुछ ब्रांचिंग हो रखी है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क पॉलीमर? मैंने बताया था नेटवर्क पॉलीमर बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। HDP LDP है ही नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन का तो मतलब नहीं। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो लीनियर है, ये भी नहीं। कौन सा है? बेकेलाइट। कौन सा है बेटा? बेकेलाइट। किसके? मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं इसके? बेकेलाइट के। सर ये हमारे पास किसके कंडेंसेशन से बनता है? एल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्यूना एस इज ए कोपॉलीमर ऑफ। बताओ, मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, याद करने की ट्रिक बताई थी, जल्दी से बताएं क्या था हमारे पास? सर 1,3 ब्यूटाडाइन तो था ही, तो 1,3 ब्यूटाडाइन दो जगह दे रखा है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद सर ब्यूना एस में स्टाइरीन और ब्यूना एन में एक्राइलोनाइट्राइल, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टाइरीन वाला आ जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगर एन पूछते तो एक्राइलोनाइट्राइल आ जाता, बाकी सेम रहता। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास क्या दे रखा है? पॉलीमर्स विच कंटेन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिले। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो। किसके साथ कनेक्टेड हो? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और इधर भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, तभी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो क्या दे रखा है? पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन 66, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में हाइड्रोकार्बन ही थे, पॉसिबल ही नहीं है। पॉलीस्टाइरीन में क्या था हमारे पास? क्या स्टाइरीन में कोई भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है? नहीं। स्टाइरीन क्या होता है हमारे पास? ये स्टाइरीन। बताओ, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी है क्या? दूर दूर तक पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि कोई भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारे पास टेफ्लॉन। सर इसमें तो फ्लोरीन है, इसमें पक्का हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। अरे बेटा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये मोनोमर है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन तो होना जरूरी है, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रॉन्ग। नाइलॉन 66 आएगा, उसमें हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड OOH, और क्या होता है हमारे पास? NH2। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या दे रखा है बेटा? द रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम मोनोमर, द रिपीटेड यूनिट ऑफ सेम मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज। बताइए, सेम मोनोमर है तो उसको क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर, इलास्टोमर, फाइबर और होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। अगर सेम है तो क्या आएगा बेटा? होमोपॉलीमर आएगा।
ठीक है, बाकी इसलिए नहीं बोलेंगे, इनमें भी हमारे पास होमो हो सकते हैं, बट साथ ही साथ में कोपॉलीमर भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है, कोपॉलीमर भी हो सकते हैं, तो इसलिए बाकी आंसर नहीं होंगे। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चंस है, आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास? LDP, low density polythene is used in the insulation of electricity wires and manufacture of flexible pipes because, किसके लिए यूज होता है बताओ? अब अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंसुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए? कंडक्टर अच्छा होना चाहिए या खराब होना चाहिए? बताओ भाई, अरे बोलो। रिएक्ट, किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना तो खेल खत्म है ना। तो किसके लिए? केमिकल इनर्ट नहीं, टफ एंड फ्लेक्सिबल नहीं, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट, द टाइप ऑफ पॉलिथीन विच इज केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ एंड हार्ड, कौन सी होगी? हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ठीक है। एलडीपी क्या होती है? लो होती है, तो नेम से ही पता चल रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। एचडीपी मोर टफ होगी, तो केमिकली इनर्ट ज्यादा रहेगी। अगर कोई टफ है किसी के साथ, भाई टफ वही होता है जिसको आसपास के एनवायरनमेंट से फर्क ना पड़े, मतलब वो कैसा है? इनर्ट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में नेम बताना भूल गया था, इसका जो कमर्शियल नेम है उसको बोलते हैं आर्लोन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्लोन। ये मार्केट में भी आप सुनोगे आर्लोन देना, मतलब पता लग जाता है ना, मार्केट में बहुत चलता है आर्लोन। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, उसका जो कमर्शियल नेम है, किसके नेम से कमर्शियली खरीदा है, बेचा जाता है, वो क्या होता है बेटा? आर्लोन। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि, या ना सुनोगे कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल देना, क्या बोलते हैं? आर्लोन दे दो भाई। ये कुछ पूछा हुआ है, पता नहीं क्या पूछ रखा है हमारे पास, बताइए। ये दे रखा है, इज ए होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन, एडिशन, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब आया हमारे पास एडिशन पॉलीमर में, क्या होता है हमारे पास? अनसेचुरेशन होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और इसके बाद हमारे पास होमोपॉलीमर में सेम ही यूनिट्स का रिपीटिशन हो। कंडेंसेशन में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे हमारे पास, है ना। एक से ज्यादा क्या रहेंगे? मतलब बाई फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह रहेंगे। अब अगर हम देखें होमोपॉलीमर है क्या ये, तो देखो CH2NHCO, तो ये तो अलग अलग आ गए भाई। इधर हमारे पास क्या हो रहा है? ये अलग अलग यूनिट्स है। अरे ये तो अलग अलग यूनिट है ना, तो अलग अलग यूनिट है तो होमोपॉलीमर तो होगा नहीं। एडिशन और इसमें से, तो इधर हमारे पास क्या होगा? ये NH, आपको पता लग गया होगा नाइलॉन 66 है। ये क्या है बेटा? नाइलॉन 66 है। तो नाइलॉन 66 क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि स्मॉल H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? इससे एलिमिनेट होगा। क्लियर है? तो करेक्ट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये लो भाई, बढ़िया सा क्वेश्चन। द मोनोमर ऑफ डेक्रोन, और डेक्रोन जो कि हमारे पास क्या है? पॉलिएस्टर है, उसके मोनोमर बताना है। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, ये था क्या? बिल्कुल था सर। बट सर इसके साथ एक और था क्या सर? एसिड सा बना रखा था ऐसा कुछ, ये था। इसको 2 टोपी पहना दी COH की बेंजीन को, क्या बोलते हैं इसको? टरथेलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? टरथेलिक एसिड। तो दोनों ही है, इसलिए आंसर डी होगा। पता नहीं फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, है ना। मतलब हवाबाजी ज्यादा हो गई, बट पता नहीं, मतलब अच्छा है, पूछ सकता है। और पॉलीमर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रिन इन द फॉलोइंग। नियोप्रिन का हमारे पास क्या पूछा हुआ है? पॉलीमर पूछा हुआ है। तो नियोप्रिन का पॉलीमर क्लोरोप्रिन होता है। क्या होता है? क्लोरोप्रिन। क्या होता है? अब देखो, आपको क्या 1,3 ब्यूटाडाइन था नेचुरल रबर में, कुछ नहीं करना है, सॉरी 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था। क्या था? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था। मिथाइल हटाओ, क्लोरीन लगाओ, तो ये तो वैसे रॉन्ग है ना।
इधर हमारे पास ये तो इधर ये CH2 होगा, ये भी रॉन्ग हो गया, इधर ये सही है CH2 डबल बॉन्ड C सही हो जाएगा, इधर मिथाइल किससे रिप्लेस हो गया है बस Cl से। क्लियर है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क वगैरह के लिए क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेज वगैरह आते ही दिमाग में आ जाता है हमारे पास कि ए बैकलाइट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ केमिस्ट्री का पूरा सारे चैप्टर्स हो गए हमारे पास 12th के। ठीक है, आई होप आपने इन सब का यूज अच्छे से लिया होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, सभी अच्छे से एग्जाम देना, कॉन्फिडेंट रहना, ये मान के चलिए। उधर आप ये सोच के बैठना है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वही आएगा इधर। ठीक है, हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है कि हाँ मैं कर लूंगा और मुझे आते। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए कि पास वाले को भी नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई आपने की है। अगर आप पढ़ाई के टाइम ईमानदार रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर ईमानदार नहीं रहे हो तो फिर टेंशन लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है ना। अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो फिर किस बात की टेंशन भाई, पढ़ाई किए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा खुद पर कॉन्फिडेंट रखना है, पॉजिटिव रहना है, बस ये सारी चीजें रखनी है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम। कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइम ना दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, क्योंकि जितने ज्यादा हो सकता है आगे क्वेश्चन हमें इजी मिल जाए। जितने ट्राई मतलब आपका यही एम होना चाहिए कि मेरा पेपर पूरा मैं देख पाऊं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊं। ऐसा नहीं कि मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया या मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ गया, मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आप फंस गए, वो चीज बेटा नहीं करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, ये चीज नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, टाइम वेस्ट ना करे उधर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू।